चाइना में एमबीबीएस करने आ रहे हो और आपको एमबीबीएस के बारे में रिव्यूज चाहिए, सही है, डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके। सो मेरे कुछ दोस्त हैं और कुछ जूनियर्स हैं, सो लेट्स आस्क देम वन बाय वन। सही है। तौहीद, क्या चाइना में एमबीबीएस करना चाहिए? इज इट वर्थ इट? करना चाहिए। पाकिस्तान से बेस्ट है यहाँ पर एमबीबीएस, तो आप कर सकते हो इजीली अफोर्डेबल फ़ी में। और यहाँ की लाइफ भी बहुत अच्छी है हर चीज़ के लिहाज से। आपको स्टडी के साथ साथ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में शऊर लाने का भी मौका मिलता है और एक बेस्ट लाइफ सर्व करने का मौका मिलता है, जो आपकी लाइफ के बेस्ट 5 इयर्स होते हैं यहाँ पे। तो लाइफ वाइज ओके ओके। मजर, मेरी रिव्यू भी इसी तरह है तौहीद की तरह कि बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। सेम टू सेम। रियाज, सेम टू सेम। हादी, हमने जो बोला था हादी सीरियस आंसर इज कमिंग। अगर पाकिस्तान में आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो आप चाइना आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान में पॉसिबल है तो देन चाइना इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, सो दैट मीन्स मेरे व्यूज इस पे क्या है वो सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिफरेंट ब्लॉग्स में। पाकिस्तान से आने से पहले चाइना के में मेडिकल करके सक्सेसफुल बनना है तो उसको कौन सी चीजें कंसिडर करनी चाहिए? चाइना में आने से पहले आपको ये देखना है कि आप कितने स्टूडियस हो और आप चाइना में रह सकते हो कि नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ का माहौल सेल्फ स्टडी और करेक्टर मैंने ये वीडियोस में पहले भी बोला था, आपकी सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डंडे के जोर पे नहीं पढ़ाया जाता। बहुत कम यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है। चाइना का एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान डिफरेंट है। और दूसरी बात, आपका सेल्फ पे कंट्रोल होना चाहिए, करेक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप गलत चीजों से जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो सके। चाइना के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एमडी कैट करनी चाहिए। अच्छा, एमडी कैट के स्कोर को अगर हम कंसिडर करें या एफएससी के स्कोर्स को हम कंसिडर करें तो एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए? एक तो पीएमडीसी वगैरह वाला रूल तो अलग है ना, या एडमिशन वाला रूल तो अलग है। ओवरऑल वैसे आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स एमडी कैट में होने चाहिए, फिर आपको शायद आके यहाँ पे पढ़ना चाहिए? हादी यार 80+ एग्रीगेट आपको होना चाहिए पाकिस्तान में। 80+ 80 से किसी कम हो तो वो चाइना डिजर्व नहीं करता। चाइना आएगा, बस चाइना को ही बदनाम करेगा, वो चाइना को ही बदनाम करेगा। बंदे का शौक है एमबीबीएस करने का और वो उसको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रही, मतलब अच्छे उस स्कोर पे, तो उसको फिर आना चाहिए यहाँ पर अपना मेडिकल स्टडी कैरी करने। ओके। इसके लिए जो एग्रीगेट्स वगैरह एफएससी के लिहाज से देखा जाए, एमडी कैट के लिहाज से देखा जाए, मैं अगर एफएससी को प्रेफर करूंगा तो उसमें आपके मैक्सिमम 900 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक चीज़ शो करता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात है एमडी कैट, देखें एमडी कैट के लिए एक तो उसके मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है चाइना में डॉक्टर बनने के लिए, और आपके वैसे भी होने चाहिए 130 140 से अबव होने चाहिए। इट्स मीन ये शो करता है कि आप में वो चीज़ है, जो कैपेबिलिटी है जो आप एमबीबीएस को दे सकते हो अपनी लर्निंग के अंदर। टॉप यूनिवर्सिटी में जाके 16-18 लाख दे के, जैसे वुहान यूनिवर्सिटी है या चांगजू यूनिवर्सिटी है या ख्वाजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्या इनमें जाके 16-18 लाख रुपए देने चाहिए? सही है। या पाकिस्तान में प्राइवेट में सालाना 20-22 लाख देना चाहिए 1 by 1 पाकिस्तान में प्राइवेट में? ओके। अगर बंदा 18 लाख और 17 लाख भी दे और इसी तरह टीचर हो और इसी तरह स्टडी हो वहाँ पर पीडीएफ पढ़ाने का, तो पाकिस्तान अच्छा है। ओके। इन माई वे अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है और साथ में लाइव एक्सपीरियंस भी करना चाहता है, दो बातें, तो चाइना इज़ वेरी बेटर। ओके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर इतना फीस इधर देना है तो उधर पाकिस्तान में, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है तकरीबन 25-30 लाख तक ये साल के हो जाते हैं, तो और पढ़ाई का लेवल भी वही नहीं होता। पाकिस्तान इज़ गुड ऑप्शन। चाइना के अंदर कम से कम 50% ऐसी डिफ़िकल्टीज होती हैं लाइफ में, खाने की, कपड़ों, हर चीज़ की, जो हमें उसके साथ फेस करनी पड़ती हैं। क्या हमारी सोच होती है कि हम चलो डॉक्टर भी बन जाएं और अपने थोड़े से पैसे भी बचा लें। अगर आपकी 18-20 लाख को यूनिवर्सिटी फ़ीस ले रही है तो आपसे बड़ा कोई पागल नहीं होगा कि आप चाइना में एमबीबीएस करोगे। आप इससे बेहतर है 23-24 लाख रुपए भी अगर भरना पड़े तो पाकिस्तान में आप पढ़ सकते हो। ओके। रियाज, यही पाकिस्तान में पढ़ना फिर बेहतर है। अगर बेहतर है 22-23 लाख दे के और पाकिस्तान में पढ़े तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी फिर हाउस जॉब और इंटर्नशिप सब कुछ उधर स्टार्ट हो जाता है। ओके। आसानी होती है।
ओके मेरा ना इसको लेके मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, सही है। और मेरा पर्सपेक्टिव इस वजह से अलग है क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से मिल के मैं बात कर चुका हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहाँ पे फॉरेनर टीचर्स हों या चाइनीज़ हों? मैं तो प्रेफर करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टीचर्स को, इंटरनेशनल टीचर्स को, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन भी होती है, वो अच्छा पढ़ाती भी है। चाइनीज़ों को इंग्लिश की लैंग्वेज में भी वो बहुत मसला होता है। ओके, तो लैंग्वेज इसलिए- गैप आ जाता है। हाँ, तो इसलिए इंटरनेशनल टीचर को इंटरनेशनल। अच्छा, हमारे पास रियाज ने पीछे से बोला है नहीं। अच्छा, रियाज की मैं इंट्रोडक्शन कर दूं, ये एक और यूनिवर्सिटी है चांगशे TCM, ये वहां से माइग्रेट करके आया है। मैंने चांगशे TCM के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉट रिकमेंडेड बोला है, उसकी ये बहुत बड़ी वजह है। खैर आप बताओ भाई, आप क्यों बोल रहे हो कि इंटरनेशनल टीचर्स ना हो तो बेटर है? इंटरनेशनल मुझे लगता है कि फिर उसमें ना वो जेलेसी का बहुत ज्यादा वो आ जाता है, ईगो इश्यूज। ईगो इश्यूज आ जाते हैं ना, हम्म। तो इस वजह से जो चाइनीज है हम्म। वो बेहतर है। हम्म। हाँ, जो इंटरनेशनल में वो अक्सर ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी में वो इंटरनेशनल है, हम्म। ये बहुत मसला होता है। जितने स्टूडेंट से हमने पूछा है यही कहते हैं कि जेलेसी का वो ज्यादा हो जाता है फिर। हमारी यूनिवर्सिटी में तीन डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स माइग्रेट करके आए हैं पिछले 1 साल में, और तीनों में इंटरनेशनल टीचर्स है। और तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल टीचर्स हैं उनका ईगो का इशू है। के बारे में ये कहूँगा कि मतलब जो बच्चे कहते हैं कि इंटरनेशनल जो फॉरेन टीचर है ये सही नहीं है, उन स्टूडेंट्स में खुद कमी है। क्योंकि इंटरनेशनल टीचर लेते हैं काम, फॉरेन टीचर लेते हैं काम, उनको हमारे सब हरामी तो जो सारा हरामीपन होता है ना, उनको उसको पता है उनको। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमें फॉरेन टीचर नहीं चाहिए। हालांकि चाइनीज टीचर जो है वो आते हैं क्लास, PPT पढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं, उनका सिर्फ यही काम है। इसलिए हम उन चाइनीज से इसलिए हम खुश है। 3 घंटे का फॉरेन लेक्चर टीचर इसलिए आधे हमें घंटे में पढ़ा। इतना डिलीवर नहीं नहीं पसंद। करता वो नॉलेज को ना, जितना हमको जरूरत है, मतलब आगे जो टेस्ट पास करने 3 के घंटे लिए। का जो लेक्चर होता है वो इसलिए ये मसले 30 मिनट होते में वो कवर करते हैं। जो बगिदा हुआ माचे टीचिंग स्टाफ डिपेंड ना कहीं MBBS के मोस्टली सेल्फ स्टडी दा तासु पाकिस्तान के मुगोरे को चाइना के मुगोरे सेल्फ स्टडी नो खुदे मेन डिफरेंस दारे छे फॉरेन टीचर लक्सा खी लक्स्ट्रिक नेसी पे और चाइनीज टीचर दुमा मैटर ना के अगो दुमा दाना जोड़े का ना ट्रेनर्स वगैरह। ओके, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को टीचर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो सकती है कम्युनिकेशन और आपको बहुत चीज़ सीखने को मिल जाता है। और चाइनीज़ टीचर हों उनको आपको खुद इंग्लिश पढ़ानी पड़ जाती है। ओके। इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि जहाँ पे इंटरनेशनल टीचर्स होते हैं वहाँ पे आपकी पढ़ाई सख्त होगी, सही है। आपको अंडरस्टैंडिंग में वो नहीं होगा, गैप नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग गैप नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर। लेकिन जो मेन इशू होगा वो होगा उसका ईगो का इश्यूज। ईगो के इश्यूज हैं ये, सिर्फ मैं नाम नहीं ले सकता, बट एटलीस्ट मैं 4 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को जानता हूँ, सही है, जिनके जो अपने स्टूडेंट्स के साथ इशू बना चुके हैं। जब आप चाइनीज़ टीचर्स की तरफ आते हैं वो आप पे नरमी दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका लैंग्वेज बैरियर आता है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आपने USMLE के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए दुनिया का कोई भी टीचर, आप पाकिस्तान में भी जो बैठे हुए टीचर्स हैं ना, वो भी आपकी USMLE की प्रिपरेशन नहीं करके दे सकते। USMLE के लिए, AMC के लिए, प्लैब के लिए आपने प्रिपरेशन सारे ऑनलाइन के प्रोफेसर से करनी है और उनके अपने बुक्स हैं, सही है। सो वो आप तभी कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आए जहाँ पे चाइनीज़ टीचर हो, जहाँ पे थोड़ी सी आपको लीनियंसी हो अटेंडेंस में, तो आप रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, सही है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 100% नॉलेज की ज़रूरत है, तो यूनिवर्सिटीज़, चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल कितना कवर करती हैं परसेंटेज वाइज? वो चाइनीज टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाते। 10 to 15%। हाँ, बस इतना ही। 10 to 15%। आप क्या बोलोगे ब्रो? बस इसी तरह है, क्योंकि उन लोगों को लैंग्वेज आती नहीं और वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में वो अपने PPT पढ़ाते हैं और PPT से इतना वो नहीं होता। नथिंग, जीरो। जस्ट रीडिंग। ओके, जस्ट रीडिंग कोई फ़ायदा नहीं है। रियाज। उससे बेहतर है कि आप उनके लेक्चर को लेके वहाँ से PDF लेकर खुद उसकी सेल्फ स्टडी करो, ये ओके। फायदा आपका। रियाज। ये बस सिर्फ रीडिंग, बाकी तो कुछ नहीं है। ओके, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स के साथ, मुझे लगता है कि 10 to 15% तक ये लोग कवर करते हैं, बाकी सारा आपको सेल्फ कवर करना पड़ता है। वो सेल्फ कवर हर जगह पे है। पाकिस्तान में भी आपको 100% क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, सही है। पाकिस्तान में भी वो आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क्स देते हैं और बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह चीज़ें देते हैं ताकि वो आप कवर कर सको, और बार बार एग्जाम्स वगैरह, प्रॉफ्स वगैरह। सो ऑब्वियसली वो एक मैटर करता है।
क्या चाइना की डिग्री एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के अलावा और सारी कंट्रीज़ में, और क्या चाइना की डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या उनकी डिग्री में फ़र्क है या नहीं है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। दुनिया की हर मतलब आप जिस कंट्री में जाओ उधर एक्सेप्टेबल है चाइना की डिग्री। लेकिन फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है चाइना में। सही है। अब अगर एक बंदे ने एमबीबीएस किया और उसको कुछ नहीं आता हो, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है, उसको कुछ नहीं आता हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ओके, एग्जैक्टली वो सिर्फ कागज़ रह जाता हाँ, है। तो हाँ जी, मेरे ख्याल में जो डिग्री है वो तो एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं होती तो हम यहाँ नहीं आते। ओके, और दूसरी बात ये है कि ये मेडिकल की फील्ड है, ये आपकी काबिलियत पे वो डिपेंड करती है, और मेडिकल वाइज फील्ड है जो आपको एग्ज़ाम पास करने होते हैं FCPS वगैरह, और आपको स्टेप वाइज जो है वो आगे जाना होता है। इस तरह नहीं होता कि आप जो है वो नर्स भर्ती हो गए और डॉक्टर बन गए। इस तरह नहीं होता। ते अगर कोई यूनिवर्सिटी WHO से रजिस्टर है, मतलब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी है जो बैन है उसमें, तो उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी रजिस्टर है WHO वगैरह से, ECFMG सबसे रजिस्टर है, तो वो मैटर नहीं करता कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाए या इस यूनिवर्सिटी में, डिग्री सारा सेम है। तो आप उसमें कोशिश करें जिसकी फ़ी कम हो और डिग्री आपको मतलब रजिस्टर दे रही हो। ओके, सो पॉइंट ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब आप डिग्री कर लोगे ना, आपकी डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देखा जाता। आप जब उसके बाद मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में जाते हो ना, तो उस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में आप स्कोर कितना करते हो वो मैटर करेगा। सही है, और उसके लिए आपकी ये इंपॉर्टेंस है कि आपकी अपनी सेल्फ की स्टडी कैसी है। सही है, सो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी ये चीज़ आप देख लो आने से पहले कि आपकी यूनिवर्सिटी ECFMG से सर्टिफाइड हो और GMC से सर्टिफाइड हो। अगर ECFMG और GMC से सर्टिफिकेशन आपको मिल गई तो ऑटोमेटिकली आप तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्कों में आप उस डिग्री के ऊपर जो है ना लाइसेंस लेने के बाद काम कर सकते हो। मंथली एक्सपेंसेस किसके कितने आ रहे हैं, सही है, ये वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन है। हादी आपके मंथली एक्सपेंसेस PKR में कितने आते हैं? यार डिपेंड करता है, लेकिन चाइना में जिसमें गुजारा होता है वो आपको चाहिए 40,000 पाकिस्तानी, 40,000 1,000 यान चाहिए आपको। ओके ओके, सेम 40,000 and 40,000 40 to 50,000, बस नॉर्मली हर स्टूडेंट के तकरीबन 40-50 हज़ार 40-50। 40 to 50,000 इनफ है। ओके, ये बस आप पे डिपेंड है। अगर आप बाहर ज्यादा खाते हो तो फिर ज्यादा लगता है, पैसे ज्यादा लगते हैं। अगर रूम में खाते हो तो फिर इतने नहीं। आपके एवरेज कितने लगते हैं? 40 to 50। 40 to 50। रियाज, मेरे भी तकरीबन इतने ही लगते हैं। सही है। चाइना में जॉब क्या अलाउड है लीगली? दूसरा, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तीसरा, कौन कौन सी जॉब्स है और क्या जॉब्स करनी चाहिए या नहीं? 1 by 1। सबसे पहले चाइना में तो जॉब अलाउड नहीं है, इट्स कम्प्लीटली इलीगल है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी स्टूडेंट या और कंट्रीज के स्टूडेंट चाइना में जॉब करते हैं। उसमें से मुख्तलिफ किस्म की जॉब है जो मेरे दोस्त आपको एक एक बताएंगे। यहाँ पे 3 किस्म के जॉब है। पहला किस्म का जॉब है टीचिंग जॉब, जो तुम इंग्लिश टीचिंग जॉब, जो तुम मेरे ख्याल में दुनिया में किसी भी कंट्रीज़ में उतना पैसा नहीं कमा सकते जो बंदा यहाँ पे टीचिंग में कमाता है। दूसरे किस्म के जॉब यहाँ पे होते हैं मॉडलिंग जॉब, जिसके लिए थोड़ी हाइट चाहिए होती है और स्किन, हाँ, थोड़ा फेयर स्किन होना चाहिए और मतलब बोल्डनेस होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। तीसरी किस्म की जॉब जो है यहाँ पे ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह में होती है, टिकटॉक लाइव वगैरह होती है। लेकिन ओके, अगर महीना गुजर जाता है अपने पैसे से ना, जो घर से जो पैसे आते हैं उससे महीना गुजर जाता है, ठीक है, तो फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल की स्टडी बहुत टफ है। अगर आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हो तो वो स्टडी फिर आप नहीं कर सकती सही तरीके से। तो घर से जो पैसे आते हैं बस वही ठीक है। जैसे सलमान ने बात की, 3 किस्म की जॉब्स है, और जॉब जो है वो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, इलीगल है। और मज़रत ने जो बात की है कि अगर घर से पैसे आते हो तो उससे अगर गुजारा हो जाता है तो बिल्कुल भी जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इधर पकड़ा जाए तो अभी वो तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। एक्सपेल तो ज़रूर होंगे यूनिवर्सिटी से, डिपोर्ट भी हो सकते हैं, यानी चाइना पे या 4 साल 5 साल बैन भी हो सकते हो। तो जो 25-30 लाख यानी 3rd ईयर 4th ईयर का स्टूडेंट हो जो लाखों रुपए लगाए हो, मेरे ख्याल से 70-80 लाख तक जाए और फिर आप इस तरह डिपोर्ट हो जाए
तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, तो इलीगल है। कि अगर आप जॉब का एक जहन बनाकर आ रहे हैं पाकिस्तान से चाइना, तो कभी भी MBBS की फील्ड को मत लेकर आओ। आप इंजीनियर या किसी दूसरी फील्ड को लेकर आ सकते हैं अगर आपका जॉब का माइंड है के ऊपर, लेकिन पकड़े के वो आपको एक दो ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक्सपेल भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है इनकी पुलिस के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आपकी बेस और सबसे पहली चीज़ मैटर करती है वो आपकी करती है चाइनीज़ लैंग्वेज एक अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर जो बंदा कहते हैं कि मैं चाइना के और फिर जॉब करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तो इसके लिए मैं यही करूंगा कि वो अगर खूबसूरत वो हैंडसम होना तो बॉडी शॉडी पे वो करे, अगर वो चाहता है, और अपने इंग्लिश को वो करे, इम्प्रूव करे ना, ये दो चीज़ें पे आप पैसे इधर कमा सकते। कोई एक कॉल सेंटर हो गया या फिर उसके लिए चाइनीज़ आपको सीखनी पड़ेगी और वो बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये दो चीज़ें, और बाकी जो एक उसने जिस तरह भाई ने बात की है ना, अगर आप पहले कोशिश करो कि जो घर से पैसे आते हैं उस पर टाइम गुजारो और अपना वो करो, अपनी पढ़ाई करो। अगर फिर कुछ फैमिलीज होते उसके मसले चले जाते या होते नहीं कर सकते अफोर्ड, तो उसके लिए ये दो रास्ते कि आप अपनी इंग्लिश ठीक करो, बेहतर करो, इधर जॉब मिल जाएगी, और अपनी अगर हाइट और वो हो तो फिर तो मसला नहीं है। फिर चाइना में अपने बच्चे को भेजने से पहले पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा बन सके? हादी, चाइना में आने से पहले पेरेंट को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना, प्रॉपर ग्रूमिंग होना कि वहाँ पर मेरा बच्चा जाकर क्या करेगा। क्योंकि कुछ लोग इस तरह होते हैं, चाइना में आते हैं यहाँ पर मुकम्मल आउट ऑफ प्लान हो जाते हैं, जो जिस मंजिल के लिए अपनी मंजिल से भटक जाते हैं वो लोग। मज़र, बस मेरा भी यही मशवरा है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को चाइना भेज देते हैं तो वो स्ट्रांग करेक्टर होनी चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए, और उसको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होनी चाहिए कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं अपना टाइम जो है वो कंज्यूम करूंगा और MBBS जो है वो करूंगा। मेंटली बंदा है इतना मेच्योर होना चाहिए कि यहाँ पे सरवाइव कर सके। ये नहीं है कि आके मेडिकल के लिए आ जाए और दूसरी चीज़ों में पड़ जाए। जो है वालिदैन को जो है वो बाकायदगी से पूछना चाहिए कि यानी इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए कि मैंने पैसे भेज दिए और बस वो मेडिकल कर रहा है और डिग्री के वो जो कागज़ है वो मेरे लिए लेकर आएगा, उसको ये बाकायदगी से, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अब हर जगह हर घर में तकरीबन डॉक्टर है, अपने कज़न्स वगैरह भाई जो भी है उनसे बाकायदगी से पूछगछ करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट से। इस तरह नहीं है कि बस भेज दिया और छोड़ दिया। पेरेंट्स को स्टडी लाजमी स्टडी की बेस देखनी चाहिए कि मेरा बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है और ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब उसके अंदर स्टडी की एबिलिटी है तो फिर सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मैंने 3 चीज़ें बोली थी। पहला, MD-CAT के स्कोर्स। आपके MD-CAT के स्कोर्स आपकी एक्चुअल रियलिटी बताती है, आपके FSC के मार्क्स नहीं। FSC बहुत सारे ऐसे हैं जिनके FSC में 90% होते हैं, चीटिंग के मार्क्स MD-CAT में जो है ना वो 100 मार्क्स भी नहीं ले पाते, 50% भी नहीं ले पाते। तो MD-CAT मार्क्स पहले कंसिडर करनी चाहिए। दूसरा, सेल्फ स्टडी। अगर आपका बच्चा डंडे के जोर पे पढ़ने वाला है तो चाइना उसको नहीं भेजें, क्योंकि आपका यहाँ पे डंडा होगा नहीं, सही है, और वो फिर कहीं और से डंडा लेगा, सही है, हाँ बंदा खराब हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखना चाहिए, सही है। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी इर्द गिर्द के लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो आपके लिए एक गंद बनेगा फ्यूचर में। अपने पैसे मत ज़ाया करें, उनका टाइम भी मत ज़ाया करें, सही है, और उनको जो है ना एक जहन्नम की तरफ ना भेजें। लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप अपने बच्चों को पैसे भेज रहे हैं, सही है, तो ये याद रखें कि 40,000 एवरेज लग जाते हैं, सही है। 40,000 से ऊपर जो है ना, 40 से 50,000 से ऊपर नहीं देना चाहिए। उनको बोलो कि बेटा सेल्फ कुकिंग करो, सही है, सेल्फ कुकिंग में इतना टाइम नहीं लगता, लेट देम लर्न, सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल मेडिकल पढ़ने के बाद उनको रियलाइज होता है कि यार वो तो MBBS करने के काबिल ही नहीं है, डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं है, और फिर वो जो है ना बहुत गलत जगह पे फंस जाते हैं। वो ना पीछे भी नहीं जा सकते और आगे भी उनके लिए खाई होती है। सो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप आ रहे हो तो 1 ईयर लैंग्वेज पे आओ। उस 1 ईयर लैंग्वेज में आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देखो, लोगों से बात करो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि क्या आपके लिए किसी और मेजर में जाके स्कॉलरशिप लेना है बेटर है, सही है, क्योंकि स्कॉलरशिप यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, या आपको MBBS ही सेल्फ फाइनेंस पे कंटिन्यू करना चाहिए, सही है। सो ये चीज़ जो है ना ये आपको देखनी चाहिए। हादी क्या कहते हैं उसके बारे में, यस और नो? बिल्कुल यस, मेरी लैंग्वेज पे आना चाहिए, आपको देखना चाहिए माहौल किस तरह है, आप माहौल में एडजस्ट किस तरह होते हो चाइना में, आपको मज़ा आता है या नहीं आता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इधर आते हैं फिर डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं ना, तो उनको चाहिए कि पहले एक साल लैंग्वेज पे आए,
थोड़ा लैंग्वेज भी सीखे, क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। और चाइना में रहने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत लाजमी है। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि पहले आप एक साल लैंग्वेज पे आए, उसके बाद आप आगे देखेंगे एमबीबीएस करना है या किसी और मेजर में जाके स्कॉलरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती है। सही है। जब हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, बिजनेस हो गया, सही है, इवन फार्मेसी और नर्सिंग, मेडिकल में फार्मेसी, नर्सिंग, स्टोमेटोलॉजी जिसको आप बीडीएस बोलते हैं पाकिस्तान में, वहाँ उसको यहाँ पे स्टोमेटोलॉजी बोला जाता है, उसमें भी इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है। चाइना से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होकर पाकिस्तान जाते हैं उनका सक्सेस रेशो क्यों कम है और उनकी वजह से चाइना क्यों बदनाम है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न ये कि कुछ लोगों का पाकिस्तान में टिकट पास नहीं होता, वो आ जाते हैं चाइना, एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं। सबसे पहले रीज़न ये है। फिर यहाँ कर वो पढ़ती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चाइना का एनवायरनमेंट बहुत ओपन है। ये आपको कोई कुछ नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। आप जॉब एंड बैलेंस यहाँ नहीं होता। जिस तरह वो हाजी ने बात की, लेकिन मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि 5 साल की पढ़ाई है और ये फिर पाकिस्तान जाते हैं, 5 साल की पढ़ाई जो है 6 महीनों में करते जो पॉसिबल नहीं होता। अगर वो इतना काबिल होता तो 5 साल में 5 वो क्यों नहीं करता? अगर 6 महीने में कर सकता है तो पीएमडीसी क्लियर करना, फिर यूसीमिली वगैरह क्लियर करना 6 महीनों में, ये मेरे ख्याल में वो फिर पास नहीं करते और सक्सेस रेशो जो है वो कम होती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पास क्यों नहीं करते? स्टडी नहीं की है। देखिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम मुश्किल या आसान नहीं होता, सही है। आपका मैटर ये करता है कि आप स्टडी कितना कर रहे हो। अब एमडी कैट का रिजल्ट हुआ है, अभी एमडी कैट का एग्जाम हुआ है, सही है। एमडी कैट में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 95% मार्क्स लिए हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी 40% मार्क्स आए हैं। तो एग्जाम तो सेम ही दिया है ना बच्चों ने। ये तो नहीं था कि एक का पेपर अलग था, दूसरे का पेपर अलग था। जिसने पढ़ा है वो पास हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा बस उसने नहीं पढ़ा।